हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग टीसीटी पीजीटी इंग्लिश के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था और अब हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो 17th सेंचुरी में इंग्लिश का ऑथराइज्ड वर्जन आया बाइबल का, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी एंड इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोएट्स रहे हैं, जो मेटाफिजिकल पोएट्री थी उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल टर्म को किसने कॉइन किया? ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन या फिर अलेक्जेंडर पोप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैमुअल जॉनसन। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स was coined by the critic सैमुअल जॉनसन। जो सैमुअल जॉनसन थे ये एक क्रिटिक रहे हैं, यानी एक आलोचक रहे हैं और इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म को कॉइन किया। एंड जो मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म था ये किसके लिए डिस्क्राइब किया? तो Samuel Johnson to describe a loose group of 17th century English poets whose work was characterized by the inventive use of concise, dignified expression and by a greater emphasis on the spoken rather than lyrical quality of their works। जो मेटाफिजिकल कवि का ये जो टर्म है इसका प्रयोग क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ने 17th सेंचुरी में, जो 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट रहे हैं उनके एक ग्रुप के लिए किया था। ये जो टर्म का यूज़ किया वो 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट्स के एक ग्रुप के लिए किया था। एंड उनकी जिसके काम की जो विशेषता थी, जो मेटाफिजिकल पोएट्स रहे हैं उनके काम की क्या विशेषता थी? तो वो विशेषता थी कल्पना की आविष्कारशील प्रयोग, द इन्वेंटिव यूज ऑफ कंसाइट्स एंड गरिमामयी अभिव्यक्ति, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन। एंड साथ ही साथ उनकी जो कविता थी, कविता की गीतात्मक गुणवत्ता थी उसकी अपेक्षा वाचिक गुणवत्ता पे अधिक जोर देना। A greater emphasis on the spoken rather than lyrical quality of their words। क्लियर है? तो आई होप समझ में आया होगा कि मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे एंड किस सेंचुरी में ये टर्म को दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, ये सभी चीज़ों को हमने डिटेल में समझा। साथ ही साथ इनके जो काम थे, जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, इनके जो काम की कैरेक्टरिस्टिक रही है, विशेषता रही है, वो कौन कौन सी रही है, इन सभी चीज़ों को हमने जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर whom सैमुअल जॉनसन यूज्ड द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल टर्म को सैमुअल जॉनसन ने किसके लिए यूज़ किया? तो हमने अभी तुरंत जाना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थ्रू कि जो 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट्स का एक ग्रुप था, उसी ग्रुप को सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म दिया मेटाफिजिकल पोएट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री के मोस्ट प्रोमिनेंट यानी बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण पोएट कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वैगन एंड एंड्रयू मार्लो एंड इनके अलावा हैं जॉन डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन डन। जॉन डन को मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? Who borrowed the term metaphysical from डॉक्टर जॉनसन? डॉक्टर जॉनसन से जो ये टर्म था मेटाफिजिकल, इसको किसने उधार लिया, किसने बोरो किया, किसने उधार लिया इस टर्म को, मेटाफिजिकल टर्म को, फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन से? ऑप्शन है जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, जॉन ड्राइडन एंड एंड्रयू मॉरवेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन borrowed द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Who said the first poet in the world something? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये नेट के एग्जाम में 2019 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। किसने कहा द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड समथिंग? कि पहला कवि कहा जाता है, वर्ड का पहला कवि कहा जाता है कुछ चीजों का, कुछ चीजों का पहला कवि वर्ड में कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जॉन डन को। एंड ये किसने कहा? जॉन डन को किसने कहा कि कुछ चीजों में, संसार में इनको पहला पोएट कहा जाता है? ये शब्द, ये जो कोटेशन है, ये किसने कही? ऑप्शंस है बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन डन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा जॉन डन को कि द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड समथिंग। जॉन डन को पहला कवि माना जाता है संसार का कुछ चीजों के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है टू whom बेन जॉनसन सेड द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग्स। तो अभी जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा कि बेन जॉनसन ने जॉन डन को कहा था कि जॉन डन जो है ये कुछ चीज़ों के लिए पहले कवि माने जाते हैं, और ये स्टेटमेंट दिया, ये कोटेशन दिया बेन जॉनसन ने। एंड किसके लिए दिया? तो वो है जॉन डन। जॉन डन के लिए ये कोटेशन बेन जॉनसन ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बेन जॉनसन के द्वारा दी गई कोटेशन है और जॉन डन के लिए। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अबाउट whom डॉक्टर जॉनसन सेड ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट। तो जो जॉनसन थे, डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इनका फुल नेम है, तो इन्होंने किसके बारे में कहा कि ये अपनी रेस के लगभग अंतिम व्यक्ति थे? किनको कहा कि वो अपनी रेस का, यानी अपने समय के, अपनी जाति के अंतिम व्यक्ति थे तथा निसंदेह अनडाउटेडली द बेस्ट, ये सर्वश्रेष्ठ थे। तो ये किसके लिए कहा डॉक्टर जॉनसन ने? तो कहा ये अब्राहम काउले के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम which country the mode metaphysical came to England? From which country the mode metaphysical came to England? तो कहाँ से, किस कंट्री से आया मेटाफिजिकल इंग्लैंड? ऑप्शन है रोम, इटली एंड ग्रीक। फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी कंट्री से मेटाफिजिकल आया इंग्लैंड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम which century metaphysical poetry belonged to?
मेटाफिजिकल पोएट्री किस सेंचुरी से बिलोंग करती है? तो ऑप्शंस है 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, साथ ही साथ 18th सेंचुरी। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है इसको कॉइन किया क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ने, एंड जो 17th सेंचुरी के पोएट्स रहे हैं उनके लिए इस टर्म को यूज किया गया। तो ये जो 17th सेंचुरी में जो इंग्लिश पोएट थे उन्हीं को मेटाफिजिकल पोएट कहा गया, एंड उस टाइम पे जो उन्होंने राइटिंग्स लिखी, जो उन्होंने लिखा, उसी को मेटाफिजिकल पोएट्री कहा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 17th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच पोएट्री नोवेलिटी ऑफ थॉट, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन एंड हेज्ड इमेजेस फाउंड आर फाउंड। तो ये कौन सी पोएट्री की बात कर रहा है कि जिनकी थॉट में नोवेलिटी हो, एक्सप्रेशन डिग्निफाइड हो एंड इमेजेस हेच्ड हो। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, किस पोएट्री में पाई जाती हैं? तो सही आंसर होगा मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट्री। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Affectation and hyperboles are chief characteristics of poetry. भावाभिव्यक्त और अतिशयोक्त की प्रमुखता किस पोएट्री में रही है? ये प्रमुख विशेषता किस पोएट्री की रही है? एलिजाबेथन पोएट्री की, मेटाफिजिकल पोएट्री, या रोमांटिक पोएट्री, या फिर क्लासिकल पोएट्री? तो सही आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएट्री। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री आर, कौन कौन सी मेटाफिजिकल पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक रही है? तो इसके टोटल 7 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ जानेंगे। फर्स्ट है डिलाइट इन नोवेल थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, यानी कि नवीन विचारों और अभिव्यक्तियों में आनंद। सेकंड है फाउंडनेस फॉर कंसाइट्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, दम्भ के प्रति लगाव यानी अविश्वसनीय छवियाँ। नेक्स्ट है ऑब्सक्योरिटी यानी अस्पष्टता, शो ऑफ लर्निंग सीखने का प्रदर्शन, यूज ऑफ विट यानी कि बुद्धि का प्रयोग, विट का प्रयोग, रिलीजियस एंड आर्मोरस पोएट्री, साथ ही साथ हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक रही हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा? मेटा का क्या मीनिंग होता है? तो मेटा का जो मीनिंग है वो है बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स? किसने कहा ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। हु सेड ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स? सो जॉन ड्राइडन सेड ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Who compares a woman's breast and an uncivilized land? सही आंसर होगा आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावले, अब्राहम कावले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, Who compares soul with a drop of dew? With a drop of dew. Drop of dew. तो who compares soul with a drop of dew? किसने कंपेयर किया, कौन कंपेयर करता है सोल को ड्रॉप ऑफ ड्यू से? जो ओस की बूंदें हैं उससे सोल की कंपेयर
करता है? ऑप्शन है जॉन डन, बी ऑप्शन है क्रैसॉ, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मॉरवेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंड्रयू मॉरवेल। एंड्रयू मॉरवेल in his poem On a Drop of Dew opines that the human soul is like a dew drop। ह्यूमन सोल को इन्होंने ड्यू ड्रॉप बताया है। इट कम्स इनटू द वर्ल्ड फ्रॉम हेवन, और जो आती है, जो ड्यू ड्रॉप है वो आती है हेवन से। एंड स्टिल रिमेम्बरिंग इट्स ओरिजिनल अवॉर्ड, द सोल अवॉइड्स contacts with the pleasure and attractions of his world because it keeps thinking of its real home which is heaven। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Who wrote the poem Present in Absence? प्रेजेंट इन एब्सेंस जो पोएम है इसको किसने लिखा? तो सही आंसर हो जाएगा जॉन डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड? जो एनाटॉमी ऑफ द वर्ड राइटिंग है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो रिटन बाई जॉन डन। इसके अलावा इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट और राइटिंग्स भी, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, जो 1612 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 है हु रोट द पोएम द फ्ले? जो पोएम फ्ला है ये किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम दीज लाइन्स ऑकर इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन दियर आई एम्ब्रेस एंड किस हर? ये किस पोएम से ये जो लाइन है वो ली गई है? तो ये लाइन ली गई है प्रेजेंस इन अब्सेंस पोएम से। तो ये सभी क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेटाफिजिकल पोएट्री एंड मेटाफिजिकल पोएट, जो भी मेटाफिजिकल पोएट्स रहे हैं एंड पोएट्री रही है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्टोरेशन पीरियड को पढ़ेंगे, यानी रेस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है, ऐसा लगता है कि वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।